हेलो एवरीवन, रेजोमैक्स में इस यूट्यूब चैनल पर मिशन बेच के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम इसमें जीके सेक्शन में इकोनॉमी से हमने स्टार्ट करा था और हम बैंकिंग सेक्टर को कवर कर रहे थे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे बैंक्स कितने तरीके के होते हैं, आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, आरबीआई में अब तक कौन कौन से गवर्नेंस जो हमको याद रखने थे, आरबीआई की फंक्शंस क्या क्या हैं, आरबीआई से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी थी, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, कॉल मनी मार्केट, वो सब हमने कवर करा था। आज की क्लास का एजेंडा क्या है मैं आपको पहले ही बता दूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस रेट के बारे में। इस बेस रेट के बाद बैंकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर या सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट हम कवर करेंगे एनपीए। इसके बाद इसके अलावा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज़ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम कुछ बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्मॉल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक या स्मॉल बैंक्स पढ़ेंगे। इसके अलावा पेमेंट बैंक, ये न्यू जनरेशन बैंक्स हैं जो कि हम देखते ही हैं। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत यहीं पर ही, इसके पहले आपको यहाँ पर कमर्शियल बैंक के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर पता होना चाहिए। प्राइवेट बैंक क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, ये किसका पार्ट है। वैसे तो हम कल इसको देख चुके थे, लेकिन एक बार फिर इसको यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास के एजेंडा नंबर फर्स्ट या टॉपिक नंबर फर्स्ट, बेस रेट। व्हाट इज बेस रेट? कई बार आप बैंकों में जाते होंगे तो बैंक आप बोलते होंगे हाउस लोन लेना है, ठीक है 7% लगेगा, या थोड़ा बहुत तो कम करो, चलो 6.5%, अरे थोड़ा बहुत तो करो 6.25, कि थोड़ा सा और कर दो ना, 0.25% कम कर दो, ऐसा है वैसा, कि इसके नीचे तो नहीं होगा, लेना हो तो लो या मत लो। कई बार बैंक्स इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। बेस रेट का रिलेशन है वो है बैंक और कस्टमर्स के रिलेशन से। नो डाउट, कस्टमर्स मतलब आप, कस्टमर्स मतलब मैं, कस्टमर्स मतलब हम लोग, हम पब्लिक जो कि बैंक से सर्विस लेती है। यदि कोई कस्टमर यदि बैंक से लोन लेता है तो उस लोन की पर क्या इंटरेस्ट पे करेगा। अलग अलग बैंक्स में अलग अलग होती है। कंपटीशन की इस दुनिया में हर बैंक चाहता है कि उसके पास ग्राहक ज्यादा से ज्यादा है, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट को कम भी रखता है। लेकिन आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट पे, कौन से इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कराया जाता है, वो इंटरेस्ट रेट का एक बेंचमार्क फिक्स कर रखा है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर यह बेंचमार्क फिक्स होता रहता है। हालांकि ये फ्लक्चुएट करता है, कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, वो इकोनॉमिकल सिचुएशन के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन ये बेंचमार्क फिक्स है कि इससे कम रेट पे, इससे कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो व्हाट इज बेस रेट? मिनिमम इंटरेस्ट रेट या बेंच मार्क फॉर इंटरेस्ट रेट, जिसके नीचे या जिससे कम रेट पे बैंक्स अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता। दरअसल बेस रेट पर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन दो जगह हो सकता है। पहला, इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो ध्यान रखना, इट इज मिनिमम, इससे कम नहीं होगा। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है, आई थिंक इट इज डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक्स। हर बैंक अपना डिसाइड करेगा कि इससे कम हम लोन नहीं बांटेंगे, इंटरेस्ट, इससे कम इंटरेस्ट पे लोन नहीं बांटेंगे। बट दैट इज नॉट राइट। सच्चाई ये है कि बेस रेट इज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल हमने क्या बात करी थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंकर ऑफ बैंक। इट सुपरवाइज एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल सिस्टम। यदि सुपरवाइज ये कर रहा है, यदि रेगुलेट ये कर रहा है, तो नो डाउट बेस रेट भी कौन डिसाइड करता होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दो बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है बेस रेट के बारे में, और वो दो बातें हैं आपकी, बेस रेट इज अ minimum rate, minimum interest rate, and that is decided by RBI। जिस रेट से कम
बैंक आपको लोन नहीं दे सकते वो बेस रेट है और उसे आरबीआई ने डिसाइड करा है। नाउ सेकेंड सेगमेंट दैट इज एनपीए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में यदि बैंकिंग से सवाल बनने के चांसेस होगा तो एनपीए है। फर्स्टली हम ये देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग या difference between an assets and non-performing asset. Firstly, the definition. Non-performing asset. पहली बात इस चीज को समझो कि बैंक्स जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, यहां पर हम लोन सर्विस की बात कर रहे हैं, या आप कस्टमर हो, तो उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट का, इंटरेस्ट रेट का, इंटरेस्ट अमाउंट का, दोनों का आपको इस लोन के बदले में आपको रीपेमेंट करना होगा। जो लोन कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है यह बैंक के लिए एसेट है। एसेट वो होता है जिससे इन फ्यूचर में इनकम जनरेट हो सके। नो डाउट इस तरीके के लोन बांटे हैं तो इन फ्यूचर में न केवल ये लोन का अमाउंट आएगा बल्कि इससे इनकम जनरेट होगी एज ए इंटरेस्ट पेमेंट, तो एज ए एसेट हो गया। तो सबसे पहले तो एसिड का मीनिंग समझो। एसिड जिससे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड, जिससे फ्यूचर में इनकम जनरेट हो सके। जैसे लोन, बैंक ने लोन दिया, आज यदि बैंक ने लोन दिया तो फ्यूचर में इनकम कैसे जनरेट होगी, इस लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट आएगा, वही ना इनकम जनरेट, कहां पर, फ्यूचर पर, तो उसको बोलते हैं एसेट। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी सिटी में मकान है, हाउस हो गया, तो उस हाउस को बेचकर आप फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकते हो। आपकी कार को बेचकर आप फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकते हो। आपकी वो चीजें जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है, जिन्हें आप लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हो फॉर आगे के टाइम। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गोल्ड है, थोड़ा गोल्ड है, तो वो आपका एसेट हो गया, क्योंकि उसे आप कन्वर्ट करा सकते हो इन फ्यूचर, उस एज ए इनकम जनरेट कर सकते हो, उसे सेल करके, ये और भी तरीके से। यहाँ पर एक केस आप समझो, ये बैंक है, आप है, बैंक का नाम है आईसीआईसीआई और ये आप हो। आपने बैंक से लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का, आपने 1 लाख रुपीस का आपने लोन लिया, और लोन लिया आपने फॉर 1 ईयर, और इसका पेमेंट आपने लोन लिया था फॉर एग्जांपल आज की तारीख आप ले लो 1 मई 2023 को आपने लोन लिया, और इस लोन का रिपेमेंट करना है आपको, लोन का रिपेमेंट करना है हर मंथ, यानी 1 साल में आपको रिपेमेंट करना है, तो हर महीने इसका थोड़ा थोड़ा करके रिपेमेंट करना है। यदि आपने 1 मई को लोन लिया तो आपको रिपेमेंट करना है 12 किस्तों में, जून जुलाई अगस्त, तो 1 साल के लिए 1 लाख का लोन आपका इंटरेस्ट के साथ चुक जाएगा। फॉर एग्जांपल 12 मंथ्स में 12 किस्तों में आपको पेमेंट करना है 10,000 रुपीज़ पर के हिसाब से, तो हो गया 1,20,000। तो नो डाउट ये लोन जो हुआ, एग्जाम्पल समझिए, ये लोन 1 लाख रुपए का लोन आईसीआईसीआई बैंक के लिए एसेट हो गया, क्योंकि ये 1 लाख रुपए से 1,20,000 इसका रिटर्न आए, यानी 20,000 रुपए की इनकम जनरेट हुई। तो ये लोन इस जो कस्टमर को, यानी आपको, यानी मेरे को, या किसी पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो लोन एज ए एसेट काम करेगा। ये समझ में आ गया, इनकम जनरेट हुई ना, यहाँ से 1 लाख से 1,20,000। अब आपको रिपेमेंट करना है, फर्स्ट रिपेमेंट डेट इज 1 जून, सेकेंड आपकी 1 जुलाई, थर्ड 1 अगस्त, ऐसे 12 महीने में आपको पेमेंट करना है। यदि आपने जून का कर दिया, जुलाई का कर दिया, किसी भी मंथ यदि आप पेमेंट नहीं कर पाए तो बैंक को लॉस हो जाएगा, होगा ना। यदि आप अपने लोन का इस तरीके के 10-10 हज़ार की किस्तों में लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल आपने जून में तो कर दिया, 1 जुलाई को आपने लोन का रीपेमेंट नहीं करा, तो ये एसिड मतलब ये 1 लाख रुपए का जो लोन है, ये अब परफॉर्म नहीं कर रही है, इसीलिए एनपीए का क्या नाम है,
नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये एसेट परफॉर्म नहीं कर रही है, इस एसेट से फ्यूचर में या नियर बाय टाइम में इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो ये एसेट क्या हो गया आपका? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, लेकिन 1 जुलाई को आपने, ऐसा नहीं होता है जनरली। 1 जुलाई को आपको पेमेंट करना था। 1 जुलाई तक बैंक इसे अपना रेगुलर एसेट मानेगा। यदि 1 जुलाई को आपने अपने लोन का रीपेमेंट नहीं करा तो बैंक इंतजार करता है, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा, परसों नहीं आया तो अगले दिन आ जाएगा। तो बैंक वेट करता है 90 डेज का, और 90 डेज के तक यदि पेमेंट नहीं आया तो 90 डेज के बाद बोलता है अब ये एसेट कोई मतलब नहीं है, दैट इज नाउ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब आपने ये बता दिया कि जब तक लोन का रीपेमेंट आ रहा था, जब तक उसको रेगुलर एसेट बोल रहे थे, जब 90 दिन तक इंतजार करा तो 90 दिन के बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला, तो क्या 90 दिन तक भी कुछ बोलते हैं क्या? जी बोलते हैं, दैट इज स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो एसेट्स ऑफ बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसेट्स ऑफ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने तरीके के हो सकते हैं? ठीक है, एक तो हो गया रेगुलर एसेट्स, एक हो जाएगा आपका स्ट्रेस्ड एसेट्स। एंड जब तक पेमेंट आ रहा है रेगुलर एसेट, 90 दिन तक इंतजार करा तो 0 to 90 डेज पीरियड, और 90 दिन तक के बाद 90 दिन तक इंतजार करा लेकिन तब भी पैसा नहीं आया तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब इसे फर्दर सब डिवाइड करा जाता है, भाई ये तो रेगुलर है, अच्छी या थोड़ी बहुत अच्छी, ऐसे डिवाइड करते हैं। इसमें भी क्राइटेरिया फिक्स है, ये देखो यहां पर आ जाएगा आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एसेट कितने तरीके के होते हैं, तो 3 तरीके के। बैंक को 1 जुलाई को पेमेंट नहीं मिला था, यहां पर देखो, तो जब 1 जुलाई को इंतजार करा तो अगले 90 दिन तक इंतजार करेगा। जब शुरू के 30 दिन होते हैं तो शुरू के 30 दिन को बोला जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। तो ये क्या हो गया? 1 to 30 डेज। सेकेंड, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, दैट इज जब 30 दिन के बाद 31 दिन से 60 दिन के बीच का जो पीरियड होता है, दैट इज। और स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, दैट इज 61 to 90 days, and after 90 days, that is after 90 days, stress asset is converted into non-performing asset, and non-performing asset also subdivided into 3 parts. If in the case of the loans repayment, if लोन का यदि रीपेमेंट यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर समझो, यदि लोन का रीपेमेंट 90 दिन तक नहीं हो पाता है तो 90 दिन तक उसको स्ट्रेस एसेट कंसिडर करा जाएगा। फर्स्ट 30 डे स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, देन 31 to 60 SMA 1, एंड लास्ट 61 to 90 days, that is SMA 2. And after it, stress asset is indirectly converted into non-performing asset. And non-performing asset is also subdivided into 3 parts, that is substandard asset, doubtful asset, and last loss asset. सबस्टैंडर्ड एसेट मतलब यदि 90 दिन के बाद 12 मंथ तक भी पेमेंट नहीं आया तो बैंक 12 महीने तक 1 साल तक इंतजार करेगा। लेकिन
और डाउटफुल एसेट का मतलब जब 1 साल से 3 साल तक इंतजार करेगा, और 3 साल बाद बैंक खुद भूल जाएगा अब तो क्या लेना देना है, यानी 3 साल तक कोई पैसा नहीं आया तो बैंक्स के एसेट 3 तरीके के हो सकते हैं, रेगुलर एसेट, स्ट्रेस एसेट एंड लास्ट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब तक किसी भी लोन का रिपेमेंट आ रहा है तो उसे रेगुलर एसेट कंसिडर करा जाएगा, लेकिन जैसे ही रिपेमेंट नहीं आता तो उसे स्ट्रेस एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। स्ट्रेस एसेट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1 एंड 2 ऑन द बेसिस ऑफ द डेज। फर्स्ट 30 डेज SMA 0, नेक्स्ट 30 डेज SMA 1 एंड लास्ट SMA 2 between 61 to 90 days. And after it, stress asset is converted into non-performing asset, which is further subdivided into 3 parts: substandard asset, doubtful asset, and loss asset. Substandard asset means initial 12 months, and after 1 year to 3 year, that asset is considered as non-performing asset. And last, after 3 years, if loans repayment is not come, then it is considered as loss asset. ये पूरा सब डिविजन था, ठीक है। रेगुलर एसेट, स्ट्रेस एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये हमने नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में पढ़ा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट 90 दिन तक, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यदि 90 डेज तक किसी भी लोन का, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो या इंटरेस्ट पेमेंट हो, उसका रीपेमेंट नहीं आता है तो उसे NPA कंसिडर करा जाता है, जो कि 3 तरीके का होता है। अब बात करें इसके बाद नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। एक बात बताओ, बैंक आपको पैसा क्यों देगा? बैंक के पास तो बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी जैसे कस्टमर्स हैं, अडानी जैसे कस्टमर्स हैं, तो वो तो उनको पैसा देगा, आपको पैसा क्यों देगा? दरअसल एक क्राइटेरिया फिक्स करा हुआ है लैंडिंग को लेकर, कि जो बैंक्स जो लोन प्रोवाइड कराया जाता है उसका अपना एक मैकेनिज्म है। उसी को समझने के लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक मैकेनिज्म जो कि किसी भी बैंक्स की लोन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज को डिफाइन करता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज डिसाइडेड बाय RBI। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज डिसाइडेड बाय RBI, ठीक है। इसमें यह बोला जाता है सेक्टर्स, कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर्स हैं जिन्हें लैंडिंग या लोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बैंक के लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको प्रायोरिटी दी जाएगी? दूसरा, कितना % लोन की बात यहाँ पर करिए, क्या सारा ही ले जाएंगे, क्या 50% ले जाएंगे, क्या 50% ले जाएंगे? वो चीज यहाँ पर दोनों चीजें हम समझेंगे। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और इसमें कवर करा जाता है आपके टोटल 8 सेक्टर्स को। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसमें जो भी बैंक्स जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? टोटल ऐसे 8 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कराया जाता है। सबसे पहले है एग्रीकल्चर, इसके बाद है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके बाद है आपका एजुकेशन सेक्टर, इसके बाद है आपका एक्सपोर्ट, इसके अलावा हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आपका रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके अलावा कुछ अदर में कैटेगरी भी है जिसमें कुछ सेक्टर्स को कवर करा जाता है। तो टोटल ऐसे 8 सेक्टर्स है जिनको जब बैंक्स लोन प्रोवाइड कराते हैं
जब जिस कोई भी बैंक की जो लोन की पॉलिसी होती है उनमें इन 8 सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, और कोई भी बैंक अपने बैंक्स का कुछ परसेंटेज लोन डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ परसेंटेज लोन इन 8 कैटेगरी वाले जो भी ग्रुप्स इसमें कवर होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये 8 कैटेगरी आपको याद रखनी है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के में कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। जो भी लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बैंक्स, उसमें कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, और वो सेक्टर्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड कराया जाता है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और एक अदर कैटेगरीज। ये टोटल 8 कैटेगरीज हैं जिन्हें कोई भी बैंक जो होता है एज ए प्रायोरिटी सेक्टर मानता है, और जो भी लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें इन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। और कोई भी बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितना परसेंटेज फिक्स करा हुआ है उन बैंक्स का, वो उतना परसेंटेज इन सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करना कंपलसरी है। अब कितना परसेंट, देखो यहां पर बात करेंगे टाइप ऑफ बैंक और कितना परसेंटेज, उसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। नेट बैंक क्रेडिट का मतलब कि जो टोटल कितना नेट बैंक क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाता है। तो यदि कोई कमर्शियल बैंक है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, तो 40%। फॉरेन कमर्शियल बैंक मोर देन 20 ब्रांचेज, जिनके 20 से मोर, फॉरेन कमर्शियल बैंक मतलब जिनका हेडक्वार्टर किसी फॉरेन कंट्री में है, मोर देन 20 ब्रांचेज, जिनकी यहाँ पर 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हों, उन्हें भी 40%। स्मॉल बैंक्स 75%, रीजनल रूरल बैंक्स अगेन 75%। ये हो गया आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्या हो गया ये? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में उन 8, यहां पर देखो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है, तो यहां पर इस चीज को समझना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब है कि जब लोन बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं तो उनमें कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, और वो 8 सेक्टर्स हैं। इसमें एक है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, एक्सपोर्ट, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर कैटेगरी। और इन 8 सेक्टर्स को प्रोवाइड कराया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन में बैंकों के थ्रू। अब कौन सा बैंक कितना प्रायोरिटी देगा, कितना परसेंटेज अपना लोन देगा, तो वो यहाँ पर इस लिस्ट में देख सकते हैं। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक अपने टोटल जो भी क्रेडिट वो बांटेगा उसका 40% इन 8 सेक्टर्स को देगा। फॉरेन कमर्शियल बैंक जिनकी इंडिया में 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं वो अपना 40%। स्मॉल बैंक्स जैसे एयू स्मॉल बैंक्स, उत्कर्ष स्मॉल बैंक्स, वो 75%। रीजनल रूरल बैंक्स जैसे बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये अपना 75% लोन्स जो होगा वो इन 8 कैटेगरीज को डिवाइड करेगा। तो ये आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग था, तो हमने यहाँ पर पढ़ा। अब ये इशू आता है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक 40% इज कंपलसरी फॉर, मतलब क्राइटेरिया फिक्स है, कमर्शियल बैंक्स का 40% है, स्मॉल बैंक्स का 75% है। यदि ये 75% नहीं हुआ, इसने 70% करी तो, इन्होंने 40% नहीं कर पाया, इन्होंने 32% करी तो, और इन्होंने 40% से ज़्यादा 45% कर दी तो जैसे घर में आपके साथ होता था ना कि अच्छा काम करोगे, ज़्यादा काम करोगे तो फिर आपको इनाम मिलता था, और बुरा काम करोगे तो पनिशमेंट मिलता था। जैसे घरों में बच्चों के साथ होता है कि अच्छा काम करने पे उन्हें इनाम मिलता है और बुरा काम करने पे पनिशमेंट मिलता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मैकेनिज्म में भी कुछ इसी तरीके के प्रोविजंस जो हैं वो आरबीआई ने रख रखे हैं। यदि आप एक लिमिट से ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करोगे तो आपको इनाम मिलेगा,
और यदि आप जो क्राइटेरिया फिक्स है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, यदि उतना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, उतने लोन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और ये पनिशमेंट कैसे मिलती है यहाँ पर देखो, यानी जिस बैंक ने आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पूरा कर लिया है, बैंक 1, इसको देते हैं हम बैंक 1 नाम, और बैंक 2 जिसने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पूरा नहीं करा है, तो नो डाउट इसको इनाम और इसको पैसा कैसे मिलेगा, यहाँ से फंड ट्रांसफर होगा जितना परसेंट इसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है। ये हो गया आपका फंड ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करी 49% और इन्होंने करी 32%, तो इनका कितना है 5%, 8% अभी भी रिमेनिंग है, 8% इनका अभी भी रिमेनिंग है। तो 8% की इन पर क्या लगेगी एज ए पेनल्टी, और ये पेनल्टी, और इन्होंने एक्स्ट्रा करा है तो इतना पैसा इधर ये फंड ट्रांसफर हो जाएगा। यानी जो जितना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यदि आपने एक लिमिट से बढ़कर कर दी क्राइटेरिया से ज़्यादा, तो आपको उस पर इनाम, जबकि कम होने पे पनिशमेंट मिलेगी। अब यदि कोई बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन किसको देगा? कोई आरबीआई के गवर्नर को तो फ़ोन लगा के नहीं बोलेगा कि हमारा PSL पूरा नहीं हो पाया, क्या करें जी। इसी तरीके से कोई बैंक ने ज़्यादा कर लिया तो कोई रात को आरबीआई के गवर्नर के, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के, आरबीआई के कर्मचारियों के फ़ोन लगा के तो बोलेगा नहीं। तो ये पूरा मैकेनिज्म कहाँ पर शो होता है? और इस बैंक को क्या पता है कि इस बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ज़्यादा करी है? इस बैंक को क्या पता है, इस फर्स्ट नंबर वाले बैंक को क्या पता कि बैंक नंबर 2 ऐसा कस्टमर ढूंढ रहा है जिसने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ज़्यादा करी हो? दरअसल ये पूरा जो मैकेनिज्म चलता है वो आरबीआई का एक पोर्टल है, उसका नाम है ई कुबेर। ई कुबेर जो है, इस पूरे पोर्टल पे बैंक्स का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का डाटा शो होता है। कौन से बैंक ने एक्स्ट्रा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करी है, कौन से बैंक अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है वो ई कुबेर पे होता है। तो ई कुबेर क्या है, यहाँ पर याद रखना, ई कुबेर है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए, कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म बोल दीजिए, कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर इस तरीके बैंक्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो एक ई कुबेर के बारे में, ई कुबेर क्या है, एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे साइट्स नहीं होती क्या अमेजॉन्स वगैरह जिस पे आप विजिट कर सकते हो, तो इसी तरीके से बैंक्स विजिट करते हैं ई कुबेर पे। तो ये ई कुबेर आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ई कुबेर भी हमने यहाँ पर पढ़ा, तो ई कुबेर होता है। और ये यहाँ पर इस पर एक कंसेप्ट, यानी ये इसको यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करेगा तो इसको क्या मिल जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, फर्स्ट ई कुबेर, दूसरा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो ई कुबेर और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स के बारे में याद रखेगा। भाई इसने इसको पैसा ट्रांसफर करा तो बदले में इसको PSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, और वो सर्टिफिकेट के बाद ये निश्चिंत हो जाता है कि मैंने मेरा काम कर दिया, मेरे से जो गलती हुई थी, मैंने जो 8% क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर पाया था या कम कर पाया था, अब मैंने उसकी भरपाई कर ली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट से। तो प्रायोरिटी यहाँ पर देखो, रिवाइज एक बार समराइज कर लेते हैं पूरे चीज़ को। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो कि RBI डिसाइड करता है, जो कि कुछ सेक्टर्स को बैंक्स के द्वारा जो लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है, और ये 8 कैटेगरीज में इन सेक्टर्स को डिवाइड करा है, एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन, एक्सपोर्ट, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। दोबारा से समझाऊं, एक बार फिर देख लो। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब हुआ कि जब बैंक अपना जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी कर देते हैं, और ये प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन कौन से होंगे ये RBI डिसाइड करता है, और RBI ने ऐसे सेक्टर्स को 8 कैटेगरी में डिवाइड करा है, एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन, एक्सपोर्ट, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर। इन 8 सेक्टर्स को कितना लोन प्रोवाइड कराया जाएगा ये भी RBI ने डिसाइड कर रखा है, और बैंक्स का अलग अलग बैंक्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो बैंक्स जितना भी अपना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट देते हैं उसमें डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स को 40%, मोर देन 20 ब्रांचेज वाली फॉरेन कमर्शियल बैंक को 40%, स्मॉल बैंक्स को 75%, रीजनल रूरल बैंक को 75% अपना एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट का 75% रीजनल रूरल बैंक को एज ए लोन प्रोवाइड कराना पड़ता है इन 8 सेक्टर्स को। यह है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है।
और ये आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट और ई कुबेर। ठीक है, इसके बाद हमने दो बैंक्स की बात करी थी, इसके हमने स्मॉल बैंक्स और एक था पेमेंट बैंक। एक चीज आप यहां पर समझो, जब आरबीआई किसी भी बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड कराता है तो वो दो तरीके के लाइसेंस हो सकते हैं, यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस और आपका डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस। यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस मतलब जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई इनको प्रोवाइड है, जो सारे ऑपरेशन करते हैं यूनिवर्सलाइज बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जबकि कुछ स्पेसिफाई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जो बैंक्स होते हैं, जैसे स्पेसिफाई लोगों को स्पेसिफाई तरीके से स्पेसिफाई कस्टमर्स होते हैं इनके, जैसे स्मॉल बैंक्स, पेमेंट बैंक, ये सब। तो नो डाउट एक सिमिलरिटी पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक में क्या है कि दोनों के दोनों एक तरीके के डिफरेंशिएट बैंक्स हैं। यूनिवर्सल बैंक्स आपने समझ लिए, और एक होता है डिफरेंशिएट बैंक। तो ये दोनों डिफरेंशिएट बैंक्स। कोई भी एंटिटी जिसे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ऐसा इंडिविजुअल पर्सन्स या फिर कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, बिजनेस कॉरेस्पोंडर्स हैं, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी आपकी टेलीकॉम सर्विसेज कंपनीज हैं, जैसे एयरटेल वगैरह। इसके अलावा वही आपके कोई भी एनबीएफसी है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है, तो वो पेमेंट बैंक खोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस बैंक है। और इसके अलावा उत्कर्ष है, सर्वोदय है, ये सब स्मॉल बैंक के नाम है। पेमेंट बैंक के नाम आपने सुने होंगे, इनके एडवर्टाइज भी ज़्यादा आते हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ऐसे जियो पेमेंट बैंक, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसको सेटअप करने के लिए मिनिमम जो कैपिटल है वो है 100 करोड़ रुपीस। 100 करोड़ रुपए आपके पास है तो आप भी स्मॉल बैंक खोल सकते हैं। जबकि पेमेंट बैंक को खोलने के लिए भी जो मिनिमम कैपिटल चाहिए वो है 100 करोड़ रुपीस। तो यदि 100 करोड़ रुपए हैं तो आप स्मॉल बैंक खोल सकते हो या पेमेंट बैंक खोल सकते हो। यदि हैं तो आप इस तरफ आगे बढ़ सकते हो। कैरियर में एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, पर शर्त है 100 करोड़ रुपए होना चाहिए। इसके अलावा अभी हाल हमने देखा 75% ये अपना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का क्या करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जबकि पेमेंट बैंक जो होता है वो क्रेडिट या यूं बोले लोन्स प्रोवाइड नहीं करते। यदि लोन ही प्रोवाइड नहीं कर रहे तो क्या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करेगा। इसीलिए मैंने जब वो लिस्ट बनाई थी, यहां पर देखो, इसीलिए जब मैंने ये लिस्ट बनाई थी तो इसमें पेमेंट बैंक का नाम कहीं नहीं लिखा था, तो कि पेमेंट बैंक लोन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो पेमेंट बैंक लोन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। दोबारा से देखते हैं इसको। हम स्मॉल बैंक को और पेमेंट बैंक को कंपेयर कर रहे थे। हमने ये देख लिया था कि कौन इसको सेटअप कर सकता है। हमने ये भी देख लिया था कि जो मिनिमम कैपिटल है वो 100 करोड़ रुपए और इसमें भी 100 करोड़ रुपए रिक्वायरमेंट है। इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष, सर्वोदय, जबकि जियो, एयरटेल पेमेंट। हमने कहा था ये 75% एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करता है, जबकि पेमेंट बैंक लोन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। यदि ये लोन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता तो नो डाउट आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये क्रेडिट कार्ड्स भी इशू नहीं करता है। ये क्रेडिट कार्ड्स भी इशू नहीं करता होगा। और डेबिट कार्ड, नो डाउट डेबिट कार्ड तो इशू करता होगा, जबकि ये क्रेडिट कार्ड भी इशू करता होगा क्योंकि लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, जबकि डेबिट कार्ड भी इशू करता होगा। तो फिर ये पैसे का क्या करते हैं,
लोगों ने इनके पास डिपॉजिट कराया तो ये पैसों का क्या करते हैं? दरअसल ये जितना भी अपना डिपॉजिट होता है उसका 75% पैसा, 75% ऑफ डिपॉजिट्स ये गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और रिमेनिंग 25% ऑफ डिपॉजिट्स ये अपना दूसरे अदर बैंक्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं। और ये एक कस्टमर से मैक्सिमम 2 लाख रुपीस का ही 2 लाख रुपीस का ही डिपॉजिट ले सकते हैं, जबकि ये मैक्सिमम कैप यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड में अदर बैंक्स में इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये हमने पूरा हमारा पेमेंट बैंक। अब आओ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको चूंकि ये लोन प्रोवाइड करता है और लोन्स में भी 75% एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का एज ए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग प्रोवाइड करना होता है। चूंकि ये स्मॉल बैंक्स हैं तो इस पे आरबीआई ने लिमिटेशन लगा रखी है। वो लिमिटेशन क्या है? वो लिमिटेशन ये है कि इनके 50% लोन्स लेस देन और इक्वल टू 25 लाख रुपीस। 50% लोग 50% लोन, मिनिमम 50% लोन 25 लाख से कम के होंगे, ये लिमिटेशन। अरे तो ही तो स्मॉल बैंक बोलते हैं। यदि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल बैंक है और लोन बांट रहा है 100 करोड़ के, 500 करोड़ के, तो काय का स्मॉल बैंक? तो इसीलिए 25 लाख रुपए से कम के होते हैं जो भी लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है। लोन पोर्टफोलियो होता है उसमें 50% जो लोन होंगे एटलीस्ट वो 25 लाख या उससे कम के होंगे, यानी ये लार्ज लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है या कम करता है, लिमिटेड करता है। तो ये स्मॉल बैंक और आपके पेमेंट बैंक के बारे में हमने इसको कंपेयर करके पढ़ा। तो स्मॉल बैंक क्या है, पेमेंट बैंक क्या है, ये हमने पूरा कवर करा। इसके अलावा एनपीए, उसको सब डिवाइड करना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो भी बैंकिंग के इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स थे हमने कवर करे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।